तो कुंभकारक के पश्चात है अगला सूत्र है गति कारक उपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबंत उत्पत्ति है। ये वार्तिक क्या कह रहा है कि कह रहे गति कारक और उपपद कृदंत पदों के साथ समास सुप आने के पूर्व हो। तो यहाँ पे व्याघ्री व्याघ्री है, व्याघ्री में कौन सा समास है? गति तत्पुरुष समास है, क्योंकि वी उपसर्ग है और उपसर्गों की हमेशा गति संज्ञा होती है। तो कौन सा समास हो जाएगा? गति समास हो जाएगा। ऐसे ही अश्वेन कृति इति अश्वकृति ही, ये कौन सा समास है? कारक समास है। ठीक है, कृत इत्यादि शब्दों के साथ मिल करके या कृदंत इत्यादि शब्दों के साथ मिल करके या जिसका सुबंत के साथ समास होता है उसको कौन सा समास कहते हैं? कारक समास कहते हैं। और आगे कहा कच्छेन पिबती इति कच्छपि, ये आया हुआ था, अब की बार स्टेट में आता है, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये कौन सा समास है? कच्छपि में कौन सा? तृतीया तत्पुरुष बोल सकते हैं एक प्रकार से। कच्छेन पिबती, कच्छपि के द्वारा पिया गया, तो यानी कच्छेन पिबती इति कच्छपि, ये कौन सा है? उपपद विभक्ति इत्यादि का समास कहा जाता है। उससे आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्यय आदि है। ये कह रहे संख्यावाची और अव्यय जिसके आदि में हो, ऐसे अंगुली शब्द अंत में हो तो तत्पुरुष समासांत से अच प्रत्यय होता है। तत्पुरुष तो होता ही है, साथ साथ अच प्रत्यय होता है। कैसा कि या तो पहले संख्यावाची कोई शब्द आ जाए या कहा अव्यय कोई पद आ जाए। अव्यय यानी जिसका कोई लिंग वचन इत्यादि न चले, ऐसे को अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय पद आ जाए, तो ऐसे शब्दों के बाद में अगर अंगुली शब्द आ रहा है तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा और अच प्रत्यांत कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पे द्वयंगुलम बना हुआ, ठीक है, द्वयंगुलम अर्थात दो अंगुलियां जिसका प्रमाण है, तो द्वे अंगुली प्रमाणस्य द्वयंगुलम। यहाँ पे पूर्व पद संख्यावाची है और अगला पद अंगुली है, इसलिए यहाँ पे अच प्रत्यय हो जाएगा। अच का च का लोप होगा, अंगुली में अ मिल जाएगा और सु का अम होकर के द्वयंगुलम बन जाएगा। ऐसे ही द्वि औ अंगुली औ, ये क्या होगा? इसका अलौकिक विग्रह कहा जाएगा। दो हैं तो इसलिए औ प्रत्यय आएगा और अंगुली भी दो है इसलिए औ प्रत्यय आएगा। आगे कहा निर्गतम अंगुलीभ्यः निरंगुलम, तो यहाँ पे निरंगुलम कैसे बना है? क्यों अच प्रत्यय लगा है? क्योंकि यहाँ पे निर उपसर्ग पूर्व में, निर यानी अव्यय पद पूर्व में है, अंगुली से पूर्व में अव्यय पद लग जाता है तो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। देखो इनमें ना थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर अंगुली के पूर्व में संख्या लगी हुई है तभी तत्पुरुष समास है। अगर ये विशेष विधान नहीं होता तो संख्या पूर्व वाला कौन सा होता? द्विगु समास होता है, तो यहाँ पे तत्पुरुष न हो पाता। और जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है वो अव्ययीभाव समास होता है, लेकिन यहाँ पे निर अव्यय है लेकिन तुरंत बाद में अंगुली पद लग गया, इसीलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास का विशेष विधान कर दिया गया है। और यहाँ पे अच प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा? निरंगुलम पद तत्पुरुष में समाहित हो जाता है। ऐसे ही आगे कुछ और शब्द गिनाए और कहा कि अच प्रत्यय हो इस सूत्र से तत्पुरुष में। कह रहे अहः सर्वई एकदेश संख्यातः पुण्याच्च रात्रे है। ये कह रहे अह शब्द हो, सर्व शब्द हो, एक देश या संख्यात पुण्य, इन शब्दों से परे और संख्या तथा अव्यय शब्द के परे अगर रात्रि शब्द समासांत होता है, यानी इन सब के परे अगर रात्रि शब्द आता है तो वहाँ समासांत अच प्रत्यय होता है। कहाँ? तत्पुरुष समास में। अब क्या कह रहे हैं कि पहला पद या तो अह होगा या सर्व होगा, एक देश होगा, संख्यात होगा, पुण्य होगा, या कोई भी संख्या कह दी जाएगी या कोई पद अव्यय कह दिया जाएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद में जो उत्तर पद होगा वो कैसा होगा? रात्रे है, रात्रि इत्यादि शब्द होगा, रात्रि शब्द होगा, तो उसके समासांत अच प्रत्यय इस सूत्र से होता है और तत्पुरुष समास में कहा जाता है। अब कह रहे रात्रा हन्ना हापुंसे, ये कह रहे रात्र अहन और अह ये जिनके अंत में होते हैं वे द्वंद्व तत्पुरुष में ही आते हैं। द्वंद्व और तत्पुरुष दोनों में आ जाते हैं। मतलब जिन पदों के अंत में रात्रि शब्द लग जाता है, अहन शब्द लग जाता है या अह शब्द लग जाता है, 3 शब्द गिनाए हैं, वो कैसे होंगे? पुल्लिंग में तो होंगे ही होंगे क्योंकि पुंसी कहा गया है, और कैसे हो जाएंगे? तत्पुरुष में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र है, सर्वः रात्रयः इति सर्वरात्र है, संख्याता रात्रयः इति संख्या रात्र है। ठीक है, ये शब्द पीछे गिनाए गए थे कि यह इत्यादि शब्द हो, सर्व शब्द हो, संख्यात शब्द हो, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए? रात्रि शब्द होना चाहिए, वो तत्पुरुष में कहे जाएंगे अच समासांत प्रत्यय लग जाने के बाद। ठीक है, तो ये बन जाएंगे अहोरात्र है, सर्वरात्र है, संख्यात रात्र है। यहाँ पे रात्रि पद उत्तर पद होने की वजह से अच प्रत्यय लगा है और समासांत तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब उससे आगे सूत्र कह रहा है संख्या पूर्व रात्रम क्लीबम, ये कह रहे कि संख्या पूर्व रात्र शब्द नपुंसकलिंग में होता है। देखो पीछे क्या था? रात्रि पद था,
रात्रि उत्तर पद में आ रहा था रात्र पद, लेकिन पुल्लिंग में ही कहा जा रहा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर रात्रि से पूर्व में संख्या लग जाती है, संख्या मतलब 1 2 3 4 इत्यादि संख्याएं लग जाती हैं, तो वो पद रात्रि पद भले ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में कहा गया हो, लेकिन संख्या लगने से वो कैसा बन जाएगा, नपुंसकलिंग बन जाता है। ठीक है, तो द्वयोः रात्रयोः समाहारः द्विरात्रम, तिसृणाम रात्रीणाम समाहारः त्रिरात्रम। ठीक है, यहाँ पे द्विरात्रम और त्रिरात्रम जो पद है वो कैसा है, नपुंसकलिंग है। वरना देखो ऊपर रात्र शब्द पुल्लिंग बना हुआ है, रात्र है, सर्वरात्र है, संख्यात रात्र है, तो रात्र है पद पुल्लिंग में है, लेकिन यहाँ पे संख्या पूर्व में आ गई, इसलिए क्या बन जाएगा, रात्रम रात्रे रात्राणि, इस प्रकार से रूप चलना शुरू हो जाएगा। तो द्विरात्रम और त्रिरात्रम बन जाता है। ठीक है, इस सूत्र, ये सूत्र ध्यान में रखना, संख्या पूर्व रात्र क्लीबम, अर्थात रात्रि शब्द के पूर्व में अगर संख्या लग जाती है वहाँ पे क्या होता है, नपुंसकलिंग में तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब उससे आगे सूत्र कहा कि राजा अहह सखीभ्यश्च टच, ये टच प्रत्यय करता, कहाँ करता है, तो कह रहे राजन, अहन और सखी ये शब्द जब अंत में होते हैं तो उस तत्पुरुष समास में समासांत टच प्रत्यय कहा जाता है। पहले पद नहीं गिनाया जा रहा है कि पहला पद कौन होगा, बस लास्ट का पद ध्यान में रखना कि लास्ट उत्तर जो पद होगा या तो वो राजन होगा या अहन होगा या सखी होगा, ये इन्हीं के किसी अर्थ से ले लिया जाएगा। तो ऐसे पद में क्या होता है, टच प्रत्यय होता है, टच में च का लोप हो जाएगा, ट का चुटू से लोप हो जाएगा, बचेगा मात्र अ, तो अ इसमें मिल जाएगा, राजन में, अहन में, सखी में इत्यादि में। ठीक है, तो क्या बना, पहला पद तो कुछ भी हो, बस लास्ट का राजा, अहन और सखी होना चाहिए। तो परमश्च असौ राजा, यह परम राजा है, महाराजा है, धर्मराजा है, देवराजा है। तो देखो इन सभी पदों में राजन शब्द अंत में है, न का लोप हो जाएगा, राजन इत्यादि टी भाग का पूरे का लोप होगा, तो राज आधा बच जाएगा, टच का अ मिल जाएगा राज में और सु के विसर्ग हो जाएंगे। तो परम राजा है, महाराजा है, धर्मराजा है, देवराजा है, ये सारे पद बन जाएंगे। यहाँ पे टच प्रत्यय हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहा जाएगा। ऐसे ही उत्तमाह, परमाह, पुण्याहम, ये शब्द कैसे हैं, अहन शब्द इनके अंत में आ रहा है, पूर्व नहीं देखा जा रहा, पूर्व में क्या है, लास्ट में अह शब्द है, इसी वजह से अहन शब्द की जगह यहाँ पे टच प्रत्यय लग जाएगा। तो क्या बनेगा, उत्तमाह, परमाह, पुण्याहम। तो ये शब्द कैसे बनेंगे, तत्पुरुष समास में। ऐसे ही सखी पद बाद में आ जाओ, पूर्व में कोई पद हो लेकिन बाद में सखी पद हो तो वहाँ टच प्रत्यय लगेगा तत्पुरुष में। तो कृष्ण सखा है, परम सखा है, विद्वत सखा, ये सारे शब्द निष्पन्न हो जाते हैं टच प्रत्यय लग के तत्पुरुष समास में। अब उससे आगे सूत्र कहा जा रहा है, आन महतः समानाधिकरण जातीयो, ये कह रहे महत शब्द को आकार अंतादेश हो, समानाधिकरण उत्तर पद और जातीय प्रत्यय परे रहते हुए। ठीक है, ये कह रहे किसको, महत जो पद होता है उसको आकारांत हो जाए, तो महत का महा बन जाएगा ना, महत्या का तो लोप ही हो जाएगा। तो मह शब्द था, मह का अंतिम अक्षर अगर दीर्घ करते हैं तो क्या बन जाएगा, महा बन जाएगा। तो यहाँ पे संपूर्ण में दीर्घ मिलेगा, जैसे महान चासौ राजा महाराजा, महायशः, महावीरः, महायुद्धम, महाभारतम, महादेवः, महापुरुषः। तो देखो सब में महत शब्द था, महत के तय का लोप हो जाता है तो बचता है मह, लेकिन सूत्र क्या करता है, आन महत है, अर्थात जहाँ पर महत शब्द हो वो क्या हो जाए, किसी जाति इत्यादि का बोध करवा रहा हो, तो उस महत को क्या हो जाता है, तय का लोप होने के बाद भी आकार आदेश हो जाता है, तो महा बन जाता है। तो महान चा असौ राजा महाराजा, महान चा असौ यशः महायशः, महान चा वीरः महावीरः, महान चा असौ युद्धः महायुद्धम, महान चा असौ भारतम महाभारतम, और महान चा असौ देवः महादेवः, महान चा असौ पुरुषः महापुरुषः। ये कौन से, कर्मधारय तत्पुरुष समास बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई कि महान के समान, मतलब अत्यंत महान राजा, एक विशेषण दिया गया, और विशेषण जहाँ पे होता है वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास यहाँ पे कह दिया जाएगा। ये नॉर्मल है, यूनिक से शब्द है, ये पूछ लिया जाता है महावीर में कौन सा समास है, महाभारत में कौन सा समास है, तो महान चा असौ भारतम महाभारतम, अर्थात ऐसी महाभारत जो महान हो, एक विशेषण दिया गया। ठीक है, तो कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे महाभाष्य शब्द हम पढ़ते हैं, महान चा असौ भाष्यम महाभाष्यम। आगे शब्द है द्वेष्टन है संख्यायाम अव बहुव्रीहि असित्य हो, ये कह रहे द्वि और अष्टन शब्द को आकार अंतादेश हो संख्या अर्थ में। देखो द्वि शब्द और अष्टन शब्द कह रहे अंतिम को है ना, इनको भी आकार आदेश हो जाए, जैसे ऊपर मह को महा हुआ था इसी प्रकार से इनको भी हो जाए, द्वि को द्वा हो जाए आकार आदेश, अष्ट को अष्टा हो जाए, यही तो होगा अंत में आकार आदेश। कह रहे संख्या इत्यादि का बोध हो वहाँ पे,
परंतु बहुव्रीहि समास और अशीति शब्द परे न हो, मतलब या तो बहुव्रीहि समास में न हो या फिर अशीति यानी 80 इत्यादि शब्द परे न हो, तब नहीं होना चाहिए, अन्य हो जाए। तो द्वौ चा दश च द्वादश है, यहाँ केवल मात्र संख्या कह दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्वौ को क्या होगा, आकारादेश हो जाएगा, तो द्वौ का द्वा बन जाएगा और आगे संख्या तो द्वादश बन जाएगा। अष्टौ च विंशति च अष्टाविंशति, द्वा च विंशति च द्वाविंशति, द्वौ च त्रिंशत् च द्वात्रिंशत् और अष्टौ च त्रिंशति च अष्टात्रिंशत्। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अष्टौ द्वौ द्वौ अष्टौ, इन सबको क्या हो जाएगा, अंतिम आकारादेश होगा, तो क्या बनेगा, द्वादश, अष्टादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्वा अष्टात्रिंशत् इत्यादि शब्द बन जाते हैं। उससे आगे कह रहे पर्वत लिंग द्वंद्व तत्पुरुष है, ये कह रहे द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास में पर शब्द के समास लिंग होना चाहिए, पर शब्द के समान। देखो दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक पर पद होता है, उत्तर पद होता है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि दोनों ही पद पुल्लिंग में ही कहे जाएं, पहला पद क्या पता स्त्रीलिंग हो और क्या पता दूसरा पद पुल्लिंग हो। तो वहीं कह रहे हैं कि दोनों पदों में से जो उत्तर पद होता है ना, अगर वह पुल्लिंग में है तो पूरा समास पुल्लिंग में कहा जाएगा, अगर वह उत्तर पद स्त्रीलिंग में होता है तो पूरा समास स्त्रीलिंग में कहा जाएगा, अगर वह उत्तर पद नपुंसकलिंग में है तो दोनों पद नपुंसकलिंग में कह दिए जाएंगे। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि पहला पद स्त्रीलिंग है तो लास्ट में हम नपुंसकलिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूत्र का कहना है कि पर्वत लिंगम बाद वाला जो होगा उसी के समान लिंग देखा जाएगा द्वंद्व और तत्पुरुष समास में। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुट मयूर्यौ इमे। तो यहाँ पे मयूरी, कुक्कुट शब्द कैसा है, पुल्लिंग में होता है, नॉर्मल सी बात है, और मयूरी जो शब्द है वो सीधा सा दिख रहा है, स्त्रीलिंग का शब्द है। तो यहाँ पे कुक्कुट और मयूरी दोनों को जब मिलाएंगे तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, क्योंकि मयूरी बाद का पद है और मयूरी पद स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ, तो कैसा बनेगा, कुक्कुट मयूर्यौ इमे, इमे पद प्रयोग हुआ, इमे अर्थात ईमा इमे ईमाहा, इमाम इमे ईमा, इस प्रकार से चलता है। अगर पुल्लिंग में होता तो क्या होता, अयम इमे ईमा, इस प्रकार से अयम ईमऊ इमे, इस प्रकार से चलता, क्योंकि अयम पद पुल्लिंग में होता है जहाँ की ईमे पद कैसा होता, स्त्रीलिंग में होता है। तो यहाँ पे मयूरी पद लास्ट वाला स्त्रीलिंग में था, इसलिए यहाँ पे ईमा इमे ईमा इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक, यम इमे ईमा। ऐसे ही अगर इसको आगे पीछे करके लिखे तो क्या लिखिएगा, मयूरी कुक्कुटौ। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मयूरी च कुक्कुटश्च, तो अब क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे मयूरी पद पूर्व में आ गया, कुक्कुट बाद में आया और कुक्कुट पुल्लिंग है, इसलिए अब कुक्कुट के समान चलने लग जाएगा कि मयूरी कुक्कुटौ इमऊ, इमऊ आ जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि इमऊ पद पुल्लिंग में है और कुक्कुट भी पुल्लिंग में है, तो ऐसे बन जाएंगे। ऐसे ही अर्धम पिप्पल्या इति अर्ध पिप्पली, ठीक है। अब उसके बाद में है प्राप्त आपन्ने च द्वितीयायः, ये कह रहे प्राप्त और आपन्न सुबंतों का द्वितीयांत समर्थ के साथ समास होता है। ये कह रहे कि प्राप्त हो, आपन्न इत्यादि शब्द हों, उनका द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाएगा। तो प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविका, अलम कुमारी इति अलम कुमारी, ठीक है, ये सारे पद बन जाएंगे। प्राप्तम जीविकाम, ये दोनों पद कैसे हैं, द्वितीयांत हैं। प्राप्तम शब्द यहाँ पे कैसा है, द्वितीयांत शब्द है, और अलम पद कैसा है, अलम में भी अम विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति कही गई है। तो प्राप्त और आपन्न शब्द में द्वितीयांत के साथ समास होता है, तो क्या बनेगा, प्राप्तो जीविकाम इति प्राप्त जीविका है, अलम कुमारी इति अलम कुमारी। अब एक सूत्र और है, कह रहे अर्धर्चा पुंसीच, ये कह रहे अर्धर्च, अर्धऋच शब्द आदि शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में कहे गए हैं। देखो ऋचा शब्द, वैसे तो ऋच शब्द हम पुल्लिंग में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अर्धऋच आदि जो शब्द होते हैं, आधी ऋचा जिसमें कही जाए, वो शब्द पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में दोनों तरह चल सकते हैं। तो इसलिए पुंसी च कहा गया, पुंसी यानी पुल्लिंग में भी और च मतलब नपुंसकलिंग में भी कह दो, अर्थात अर्धऋच शब्द इत्यादि को चाहे पुल्लिंग में कह दो, चाहे नपुंसकलिंग में कह दो, चाहे दोनों में कह दो। तो इसलिए क्या बनेगा, अर्धम ऋच इति अर्धऋचः भी बनेगा और अर्धम ऋचः इति अर्धर्चम भी बनेगा, ठीक है। अर्धर्चम नपुंसकलिंग में कह दो, अर्धऋचः चाहे पुल्लिंग में कह दो, तो दोनों में ये समास बनता है। तो यहाँ तक थे आपके तत्पुरुष समास। ये काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें 2-3 समास इकट्ठे आ जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। ये काफ़ी बड़ा कह दिया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया वहाँ से मेरे से पूछ लेना, ठीक है।